हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनडीए और सीडीएस के लिए जो टॉपिक चल रहा था पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसी का तीसरा भाग, तीसरे पार्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में इससे रिलेटेड दो पार्ट इससे पहले ही आ चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, और जो संसदीय व्यवस्था है उसमें विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में मैंने बात किया था। फिर उसके बाद अगला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में बात किया था। संसद के कितने अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में बात किया था। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अभी प्रेसिडेंट हम लोग बिल्कुल एक नया अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, उस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था का तीसरा पार्ट है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इसके बारे में तो मैंने पिछले क्लास में ही बात कर ली थी। क्या है लोकसभा, क्या होती है राज्यसभा, कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनका गठन होता है, ठीक है, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सारी बातें, उनका कार्यकाल वगैरह प्रत्येक बातें इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है लोकसभा एवं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। ठीक है ना, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अच्छा, पीठासीन अधिकारी क्या होता है? देखिए, पीठासीन अधिकारी एक तरीके से क्या है कि इसके अगर हम दायित्वों की बात कर लें, कार्यों की बात कर लें, तो ये एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूरे सदन को रेगुलेट करे। अब जरूरी नहीं कि पीठासीन अधिकारी सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में होगा, किसी भी कार्यालय में एक ऐसी पोस्ट होगी जिसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर देंगे, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उस ऑफिस के या उस कार्यालय के सारे कार्यों को संचालित कराने के लिए, उस ऑफिस या कार्यालय में जितने भी वहां उपस्थित मेंबर्स हों, जितने भी कर्मचारी हों, उन सभी कर्मचारियों को रेगुलेट करना, उनके कार्यों की देखरेख करना, देखभाल करना, कैसे कार्य होगा उसके बारे में उसकी रणनीति तैयार करना, ये सारा काम एक पीठासीन अधिकारी को होता है। उसी तरीके से पीठासीन अधिकारी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में भी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोकसभा है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बात लोकसभा के बारे में। ठीक है, हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसी तरीके से राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था कि लोकसभा का जिक्र हमारे आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है, और आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 81 में क्या कहा गया है? पीठासीन अधिकारी के बारे में कहा गया है। अगर आप आर्टिकल 93 को अगर आप देखते हैं, आर्टिकल 93 को, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोकसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, या इसी को अध्यक्ष कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, तो जो है लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको स्पीकर या अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे किस आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा में एक पीठासीन अधिकारी होगा या लोकसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा, तो उसके ये बात का जिक्र किया गया है आर्टिकल 93 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारे जो लोकसभा है, उस लोकसभा में एक स्पीकर होता है, और साथ ही साथ लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है।
ठीक है। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। साथ ही साथ एक 10 मेंबर की एक कमेटी होती है, ठीक है ना। एक 10 सदस्यीय एक कमेटी भी होती है। ये जो 10 सदस्यीय कमेटी है ये किस लिए होती है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यों में सहायता हेतु। 10 मेंबर कमेटी कार्यों में सहायता हेतु, यानी लोग जो स्पीकर है, स्पीकर के कार्यों में सहायता करने के लिए उसी लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही 10 मेंबर्स को लेकर के एक कमेटी का गठन किया जाता है। और वो जो कमेटी है उसका कार्य क्या होता है? उस कमेटी का कार्य होता है स्पीकर के कार्यों में मदद करना, स्पीकर को उसके जो कार्य हैं उनके निर्वहन में मदद करना, ठीक है। तो ये 10 मेंबर की 10 मेंबर्स को मिलाकर के एक कमेटी का भी गठन किया जाता है लोकसभा के अंतर्गत। तो एक स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया और 10 मेंबर्स की एक कमेटी होती है जो कि अध्यक्ष को कार्यों में उसके सहायता करने के लिए होती है, ठीक है। अब कुछ इस बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर जो है कभी सदन के अंतर्गत स्पीकर भी अनुपस्थित हो, सदन में लोकसभा में स्पीकर भी अनुपस्थित हो, डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित हो, तो और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति है वो भी अनुपस्थित हो और किसी कारणवश उपसभापति, ठीक है ना, जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी अनुपस्थित हो, तब क्या होगा? तब सदन की कार्यवाही कैसे संचालित होगी? क्योंकि सदन की कार्यवाही संचालित होने के लिए तो उस जो पीठासीन अधिकारी है उसकी कुर्सी पर कोई ना कोई व्यक्ति को विराजमान होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी कारणवश अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा में अनुपस्थित हो और सभापति और उपसभापति राज्यसभा में अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति सदन के ही किसी एक मेंबर को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि वो लोकसभा के किसी एक सदस्य को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देगा और राज्यसभा के किसी एक मेंबर को राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देगा, ताकि दोनों सदनों का जो कार्य है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, ठीक है। लेकिन साधारणतः नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो 10 मेंबर की एक कमेटी है, ऐसी 10 मेंबर की कमेटी लोकसभा में भी बनाई जाती है और इसी तरह की 10 मेंबर की एक कमेटी सभापति के कार्यों में मदद करने हेतु राज्यसभा में भी गठित की जाती है। तो साधारण केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी अन्य मेंबर को नियुक्त करके इन्हीं 10 मेंबर की जो कमेटी है इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर या फिर मतलब अस्थायी अध्यक्ष या फिर अस्थायी सभापति नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें हम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सदन के किसी एक व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति नियुक्त कर देता है, परंतु साधारणतया 10 मेंबर की कमेटी में से ही 10 मेंबर की कमेटी में से ही किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है, ठीक है। तो देखा अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित है या फिर सभापति व उपसभापति भी अनुपस्थित है तो क्या होगा? राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को या फिर इस कमेटी में से भी किसी एक आदमी को अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति नियुक्त कर देगा, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ अध्यक्ष ही अनुपस्थित है तो उसका कार्य उपाध्यक्ष संभालेगा और अगर सभापति अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार उपसभापति संभालेगा, ठीक है। चलिए
ये तो बात हो गई। अब देखेंगे हम लोग एक चीज और, लोकसभा के बारे में कुछ बातें कर लें। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे, अब पहले लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। देखिए, लोकसभा जिक्र आर्टिकल 81 में है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे कुछ चीजें लोकसभा के बारे में एक बार रिकॉल कर लें। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्ष के लिए होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है ना। लोकसभा का कार्यकाल हम सभी को पता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कुछ दशाओं में 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। परंतु कुछ दशाओं में क्या होगा? 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक या उससे कम भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो उसको जो है इमरजेंसी कंडीशन में उसको 1-1 वर्ष करके हम बढ़ा भी सकते हैं अनिश्चित काल तक के लिए। और अगर जो है ऐसे आवश्यकता पड़ जाएगी उसको भंग करना पड़ जाए, या फिर अगर प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है उसको लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या अगर जो पार्टी जो सरकार का गठन किए हुए है वो अगर बहुमत में चली जाए, वो अल्पमत में चली जाए, तो क्या होगा? तो सरकार गिर जाएगी। तो उस कंडीशन में भी 5 वर्ष से कम का हो जाएगा लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, अगर अल्पमत में चली जा रही है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा रहा है और बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो भी 5 वर्ष से कम हो जाएगा कार्यकाल। और अगर इमरजेंसी लग जा रही है तो जो है 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है कार्यकाल, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही निर्धारित है, 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट हम देखते हैं। जब भी कोई नई लोकसभा चुनी जाएगी, ठीक है ना, मान के चलिए जब भी कभी कोई भी नई लोकसभा चुन करके आती है, तो प्रत्येक चुनी हुई नई लोकसभा में जब वो सदन में पहली बार आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ठीक। नई चुनी हुई लोकसभा में राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर में क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो नई चुनी हुई लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और जो प्रोटेम स्पीकर है साधारणतः कौन होता है? ये साधारणतः सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है। मतलब ऐसा कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हमेशा नई चुनी हुई लोकसभा में जो वरिष्ठतम सदस्य वही प्रोटेम स्पीकर होगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन बस ये क्या है? ये ट्रेडिशन है, ठीक है ना। ये जो है ये एक बहुत समय से चली आ रही ट्रेडिशन है, ठीक। तो इस ट्रेडिशन को हम लोग हर साल फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, और वो ट्रेडिशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही वरिष्ठतम न्यायाधीश बन जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने लेकर के चले हैं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के लिए। जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वही कौन क्या नियुक्त कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अस्थायी अध्यक्ष होगा। अब देखेंगे हम लोग जो प्रोटेम स्पीकर है इसका कार्य क्या होता है। आखिरकार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त क्यों किया जाता है? देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ठीक है। अब देखिए जो कि क्या है कि लोकसभा में कोई भी अगर कार्य होगा तो उसके लिए उस कुर्सी पर
जो अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर किसी न किसी को तो विराजमान होना पड़ेगा, आसीन होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम लोग कार्य को स्टार्ट करने के लिए जब भी नई लोकसभा चुन के आएगी, तो इस समय कोई अध्यक्ष तो है नहीं, पुराना अध्यक्ष अपने नई लोकसभा की बैठक के एक दिन पहले इस्तीफा दे देगा। तो इसीलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर ली जाएगी। और जो प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी अध्यक्ष, ये क्या करेगा, पहले दिन की बैठक में सबसे पहले जो सदस्य हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो अभी बात हो रही है लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो चुन करके जनता के द्वारा भेजे गए हैं जो प्रतिनिधि, उनको शपथ दिलवाएगा ये, ठीक है। तो सारे के सारे जो सदस्य हैं वो इस प्रोटेम स्पीकर के सामने क्या करेंगे, शपथ लेंगे, यानी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद की शपथ लेंगे। दूसरा प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, प्रोटेम स्पीकर का दूसरा कार्य है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ठीक है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है, इसका दूसरा कार्य क्या है, इलेक्शन कराना स्थायी अध्यक्ष के लिए, ठीक ना। तो अब अगला स्थायी अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना, उस पूरे इलेक्शन को मॉनिटर करना, ये किसका कार्य है, यह कार्य है प्रोटेम स्पीकर का। क्लियर। चलिए, तो अब जो है प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करा देगा, और उस सदन के ही सारे जो सदस्य हैं वो सारे सदस्य मिलकर के ही स्पीकर का चुनाव करेंगे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष, यानी जो अध्यक्ष है उसका चुनाव करेंगे। और 50% मतलब साधारण बहुमत से 50% एक जिसको भी मिल जाएंगे वोट्स, तो वो अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो इसके हम लोग आगे बात करते हैं स्पीकर के बारे में। ये तो देखिए यहाँ तक तो बात हो गई कि नई लोकसभा चुनकर की आएगी, फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना। अब हम बात करेंगे स्पीकर की। ठीक है, अब हम बात कैसे स्टार्ट करेंगे स्पीकर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्पीकर है, इस स्पीकर को चुनाव के लिए इलेक्टोरल कोलाज क्या होगा, ठीक है, निर्वाचक मंडल कौन होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। स्पीकर के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कौन होता है, तो देखिए इसके लिए निर्वाचक मंडल समस्त सदन होता है, यानी कि पूरी की पूरी लोकसभा, समस्त सदन, यानी कि लोकसभा के सारे मेंबर, सपोज दैट इस समय 543 मेंबर हैं, तो ये सारे के सारे 543 मेंबर ही स्पीकर के लिए जो इलेक्टोरल कोलाज है, जो निर्वाचक मंडल है, उसके सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो सारे 543 जो मेंबर हैं लोकसभा के, वो सभी मिल करके स्पीकर का चुनाव करेंगे, ठीक है। और ये जो समस्त जो सदस्य हैं लोकसभा के, सारे जो मेंबर हैं, यानी कि सारे जो एमपी हैं, ये सभी एमपी, समस्त सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक सदस्य को स्पीकर चुनेंगे, ठीक है। यानी कि जो टोटल जो 543 सदस्य हैं, उन 543 सदस्यों में से ही 2 या 3 लोग, 4 लोग इसके लिए मतलब स्पीकर बनने के लिए अपना नामांकन कराएंगे, और फिर समस्त 543 जो मेंबर हैं, जो लोकसभा के सभी जो लोग हैं, वो मिल करके फिर अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना स्पीकर चुन लेंगे, अपना भावी लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है। निर्वाचक मंडल एवं चुनाव, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा निर्वाचक मंडल कौन है, समस्त सदन, यानी समस्त लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी समस्त एमपी। इस समय कितने लोग हैं, 543 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 543 है, और समस्त सदस्य मिल करके अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या करेंगे, स्पीकर चुन लेंगे, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि स्पीकर पद के लिए निर्वाचक मंडल कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे, समस्त सदन, यानी समस्त लोकसभा ही स्पीकर के लिए, अध्यक्ष के लिए निर्वाचक मंडल का कार्य करेगी, ठीक। चुनाव में हम देखेंगे अगला पॉइंट,
ये जो मेंबर हैं ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस 1, ठीक है ना, साधारण बहुमत से स्पीकर का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि जो समस्त सांसद हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा, मतलब कि अगर 543 लोग हैं तो 543 के आधे से एक अधिक, ठीक, मतलब कि अगर हम बात करें तो 200 सॉरी 252 272 लोग जिसको वोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है 272 273 लोग, मान लीजिए 272 प्लस 1, ठीक है ना, 273 लोग जिसको वोट कर देंगे वही लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, साधारण बहुमत के द्वारा होगा, यानी कि कुल लोकसभा के सदस्यों के 50% प्लस 1 यानी आधे से एक अधिक सदस्य जिसको अपना वोट दे देंगे वही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, एक फैक्चुअल पॉइंट देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान जो है ना, उस संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो रूलिंग पार्टी का ही होगा, जी कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही होगा। ठीक, रूलिंग पार्टी मीन्स ऐसी पार्टी जो उस समय पावर में है, जो उस समय सरकार बनाए हुए, जैसे इस समय अगर हम बात करें लोकसभा में रूलिंग पार्टी कौन है तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी क्या है, बहुमत में है। ठीक है, बीजेपी बहुमत में है और बीजेपी ने इस वजह से क्या किया हुआ है, अपनी सरकार बनाई हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है बहुमत का शासन। ठीक है ना, यानी रूल बाय मेजोरिटी, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो मेजोरिटी है, जो पार्टी मेजोरिटी में है, बहुमत में है, उसने अपनी सरकार बनाई हुई है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी से बीजेपी। साधारणतः हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का ही होगा। भाई कोई भी व्यक्ति, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन कर सकता है अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, जनरली साधारणतः केस में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का ही बनता है, परंतु अगर बात करें अधिकांशतः स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होता है। सिंपल सी बात है, आखिरकार क्यों स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि स्पीकर बनने के लिए कितने वोट चाहिए, 50% प्लस 1 वोट चाहिए ना। जिस व्यक्ति को भी 50% प्लस 1 वोट मिल जाएगा वो स्पीकर बन जाएगा। अब अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार बनाया है, तो सीधी सी बात है कि जिस पार्टी ने सरकार बनाई है वो पार्टी बहुमत में होगी। अब जब वो पार्टी बहुमत में होगी तो अपने ही तो सदस्यों को वोट करेगी, वो किसी अपोजिट पार्टी को थोड़ा वोट करेगी। तो इसी वजह से जो पार्टी पावर में होती है, जो सरकार बनाई होती है, जो पार्टी यानी जो रूलिंग पार्टी होती है, वो जो कि सीधी सी बात है स्वयं वो बहुमत में है, इसी वजह से वो अपने ही किसी एक सदस्य को निर्वाचित कर देती है। ठीक है, अपने ही सदस्य को, वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, जो सारे एमपीज हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं, वो अपने ही पार्टी के मेंबर को वोट करेंगे और इसी वजह से वो चुनाव जीत जाएगा। ठीक, लेकिन समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है जब जो सरकार है वो गठबंधन की हो। ठीक है ना, एक से अधिक पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन सरकार बनाई हो, तब क्या होगा, गठबंधन की हर एक पार्टी के मेंबर खड़े हो जाएंगे, और जब हर पार्टी के मेंबर खड़े हो जाएंगे तब वहां पर फिर ये जो 273 वोट है ये मिलने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो दिक्कत वहां पर आती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक पार्टी बिना गठबंधन के अगर बहुमत से सरकार बनाए है तो वहां पर सीधी सी बात है, साधारणतः वहां पर
उस रूलिंग पार्टी का ही मेंबर स्पीकर बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया, परंतु अधिकांशतः क्या है, स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होता है। ठीक है, उसका आप लोगों ने कारण देख लिया, क्योंकि वो पार्टी ऑलरेडी पावर में है, इस वजह से वो ही अपना जो है बना ले जाती है। चलिए अब हम स्पीकर पद के लिए योग्यताएं देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये तो हम लोग निर्वाचक मंडल देख लिया, इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्शन देख लिया। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि सारे मेंबर अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट देकर के स्पीकर बना देंगे। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यताएं। अगर कोई व्यक्ति बनना चाह रहा है लोकसभा का स्पीकर, तो उसके अंदर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताओं की जब हम लोग बात करेंगे, पहली योग्यता अगर हम देखें तो इसकी पहली योग्यता में है कि ये जो स्पीकर है इसको सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक, स्पीकर क्या है, स्पीकर मतलब लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सदन का सदस्य मीन्स एमपी लोकसभा, ठीक है ना, यानी कि सदन मीन्स लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब लोकसभा का स्पीकर बनना है तो लोकसभा ही का तो सदस्य होगा, राज्यसभा का सदस्य थोड़ा होगा। तो इसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि इसको जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति भी लोकसभा स्पीकर के पद पर खड़ा होना चाह रहा है, उस इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, तो उसके नाम कि कम से कम एक व्यक्ति हो जो उसके नाम का प्रस्ताव दे। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा हो जो उसके नाम का प्रस्ताव सदन में के सामने रखे, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो उस नाम को पारित कर दे। ठीक है ना, उस नाम के साथ समर्थन अपना दिखा दे। तो एक प्रस्तावक व एक अनुमोदक होना चाहिए। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाह रहा है, तो उसके साथ एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव पारित करे, और एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जो उसके नाम को अनुमोदित कर दे। ठीक है, तो एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे हम क्या है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया, तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनने से पहले क्या था, लोकसभा का मेंबर था। तो वो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सिर्फ लोकसभा मेंबर की शपथ लेता है। लोकसभा मेंबर की ही शपथ ग्रहण करता है। मतलब जब नई लोकसभा जब चुन के आई तो प्रोटेम स्पीकर ने सभी एमपीज को शपथ दिलाई ना, तो ये जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष जो चुन गया, तो ऐसी कोई भी शपथ का जिक्र नहीं है कि उस लोकसभा पद के लिए भी कोई अलग से शपथ होगी। तो जो व्यक्ति है वो उन सारे मेंबर्स के साथ, जब उसने शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई थी, तो उसी समय ही वो सारे जो अदर जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनके साथ ही शपथ लेगा। ठीक है, और अलग से स्पीकर पद के लिए कोई भी शपथ नहीं लेता। ठीक है ना, स्पीकर पद के लिए कोई भी अलग से शपथ नहीं होती। शपथ केवल एक ही बार वो लेगा जब उसने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ शपथ लिया था। जब शुरुआत में, जब पहली बैठक में, जब प्रोटेम स्पीकर ने सबको शपथ दिलाई थी, केवल तभी जो है ये जो स्पीकर है वो भी उसी समय एक लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, वो सिर्फ क्या है,
सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेगा, ना कि किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ लेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिमूवल की। यहाँ तो बात आ गई कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन हमने देखी, सदन का सदस्य होना चाहिए, मतलब इसमें वही अल्टीमेटली वही सब चीजें आ गई। अगर ये सदन का सदस्य है तो सीधी सी बात है कि उसकी आयु भी 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन की वही आयु है। किसी भी मतलब सरकार के अधीन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आया है तो ये सारी अहर्ताएं तो उसके अंदर होंगी होंगी। ठीक है, अगली चीज, मान के चलिए अगर वो लोकसभा का सदस्य चुन गया है तो अब, और लोकसभा का सदस्य चुन करके आ गया है और पहले से वो राज्यसभा का भी सदस्य है, तो अब उसको जो है 10 दिन के अंदर इस बात का डिसीजन लेना होगा कि वो लोकसभा का सदस्य बन के रहना चाह रहा है या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन के अंदर ये कोई निर्णय नहीं लेता है तो लोकसभा से उसकी जो सदस्यता वो समाप्त कर दी जाएगी, वो केवल क्या है, राज्यसभा का ही सदस्य बन के रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुन करके आ रहा है और वो पहले से विधानसभा का सदस्य है तो उसको 14 दिन के अंदर ये निर्णय लेना होगा कि वो विधानसभा का सदस्य बन के रहना चाह रहा है लोकसभा का। अगर फिर भी वो निर्णय नहीं लेता तो लोकसभा के सदस्य के रूप में उसकी जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी और वो वापस से विधानसभा का सदस्य रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि अगर लोकसभा का सदस्य है, अगर वो उसने विधानसभा का पहले सदस्य था तो उसने अगर विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी जो वो खत्म कर दी है, अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो उस रूप में अगर उसने सिर्फ डिसीजन ले लिया 14 दिन के अंदर कि मैं लोकसभा का ही सदस्य बनना चाह रहा हूँ, तो अब वो स्पीकर के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम दे सकता है। अगर उसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो वो जो है स्पीकर के रूप में अपना नाम नहीं देगा। ठीक है, चलिए मतलब कि चलिए अब हम योग्यताओं के बाद आगे बात करेंगे इसके रिमूवल की। अध्यक्ष के इसके पद से रिमूवल की बात करेंगे हम लोग। इसको इसके पद से हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अगर लोकसभा के सदस्य के रूप में इसकी जो सदस्यता है समाप्त हो जाए। ठीक, अगर लोकसभा की सदस्यता ही अगर इसकी समाप्त हो जाए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया है, स्पीकर निर्वाचित हो गया है वो, और कुछ समय बाद ही जो चुनाव आयोग है वो उसकी सदस्यता लोकसभा से किन्हीं आधारों पर समाप्त कर दे। मान के चलिए अगर उसने अपने चुनाव के समय सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि हम देखते हैं 75 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा केस लगाया था। ठीक है, ट्रायल चल रहा था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का, एयरफोर्स के विमानों का प्रयोग किया हुआ है अपने इलेक्शन में। ठीक, तो अगर ऐसा कोई एलिगेशन लग जाए सदस्य के ऊपर और उसकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त कर दी जाए, या फिर मान के चलिए उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दूसरा या तो लोकसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए, उसने अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है तो, या फिर उसने आवश्यकता से अधिक धन का खर्च किया है, इस आधार पर लोकसभा खत्म कर दे तो, या फिर दल बदल का कोई ऐसा वो लग जा रहा है उसके ऊपर, तो ठीक कोई भी कारण हो सकते हैं। तो अगर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जा रही है, ठीक है ना, उसने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, साइन उसके गलत हो गए, तो कोई भी आधार हो सकता है, इन आधारों पर अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जा रही है तो वो अपने आप ही, ठीक है ना, वो जो है अल्टीमेटली स्पीकर पद से भी उसको नियोग मान लिया जाएगा, यानी कि अध्यक्ष के रूप में भी उसकी जो अध्यक्ष पद की जो सदस्यता उसकी वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो स्पीकर की रिमूवल कैसे होगा, अगर लोकसभा की सदस्य उसकी समाप्त हो जाए तो, अगर जो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उसकी अध्यक्ष के रूप में जो अर्हता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब हम देखेंगे कि जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसको देता है। तो यहाँ पर ये भी हम चीज देख लें, नोट डाल के लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं स्पीकर अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा,
वह उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक, तो स्पीकर अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा अध्यक्ष को। ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है इस पद के रिक्त होने की। स्पीकर का जो पद है उसकी रिक्तता की तीसरी क्या हो सकती है? कंडीशन डेथ। मान लीजिए अध्यक्ष की डेथ ही हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। वो तब तक उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का पदभार संभालेगा जब तक कि लोकसभा के सारे मेंबर मिल करके किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर देते। ठीक है ना। तब तक उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के पद का निर्वहन करेगा। अध्यक्ष की कुर्सी पर तब तक उपाध्यक्ष बैठेगा। ठीक है। और जैसे ही लोकसभा के सारे सदस्य मिलकर के एक नए अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे तो उपाध्यक्ष वापस से उस पद को छोड़ देगा और फिर अब नया लोकसभा अध्यक्ष बैठेगा उस पर। ठीक है। डेथ हो जाए। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगर साधारण बहुमत के द्वारा 14 दिन की पूर्व नोटिस से, ठीक है ना, प्रस्ताव पारित हो जाए। ठीक, चौथा कंडीशन है साधारण बहुमत, वही 50% प्लस 1 लोग अगर वोटिंग कर दे, ठीक ना, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। लेकर लिख लीजिए 14 दिन की पूर्व नोटिस द्वारा। ठीक है। अगर जो है लोकसभा के सारे सदस्य अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि इस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उस साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देंगे। और ऐसा जो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के लिए आ रहा है तो 14 दिन पहले उसको एक नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है। तो सदन क्या करेगा? सदन 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस भेजेगा। उस नोटिस में लिखा जाएगा कि आपके खिलाफ निर्योग्यता का या आपको आपके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आया जा रहा है। ठीक, तो 14 दिन पहले एक नोटिस भेजी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के पास और फिर उस 14 दिन की नोटिस के पश्चात फिर साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के सारे सदस्य मिल करके साधारण बहुमत के द्वारा यानी 50% प्लस 1 की वोटिंग करके और लोकसभा अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया तो अब जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर बैठा हुआ है उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके 14 दिन की पूर्व नोटिस के द्वारा स्पीकर को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है, स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए ये बात आ गई। हम देखेंगे जब इसके खिलाफ जब प्रस्ताव लाया जा रहा है इसको इसके पद से हटाने के लिए, उस समय क्या होगा? उस समय जो ये स्पीकर है ना, लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर, वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। जो स्पीकर है वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो जब इसके खिलाफ जब प्रस्ताव लेके आया जा रहा है इसके पद से हटाने के लिए, जब रिमूवल का प्रस्ताव लेके आया जा रहा है, उस दरमियान जब तक वो प्रस्ताव चल रहा है उस दरमियान जो स्पीकर है, जो पीठासीन जो अधिकारी है, वो उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ठीक है। वो पीठासीन अधिकारी का कार्य नहीं करेगा। उस दरमियान क्या है, वो क्या होगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। ठीक है ना। उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा। ठीक है। और साथ में एक तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, दूसरी बात निर्णायक मत नहीं देगा। देखिए लोकसभा की जो कार्यवाहियां हैं, लोकसभा की कार्यवाहियों में तो पार्टिसिपेशन करेगा, लोकसभा की कार्यवाहियों में तो वो अपनी शिरकत करेगा, लेकिन कभी भी अगर किसी बिल के लिए कोई निर्णायक मत अगर देना है तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष की पावर होती है कि जब भी कोई बिल पेश किया जाता है और उस बिल के लिए बराबर वोटिंग हो जाए तो फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष वो निर्णायक मत देता है। और जिस बिल के लिए वो अपना मान लीजिए दोनों को अगर 100 वोट पड़ने हैं और 50-50 वोट पड़ गए, उस दिन लोकसभा में से बोलते हैं 100 लोग उपस्थित हैं और कोई बिल लेके आया गया, ठीक है, 100 लोग उपस्थित हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष कुल मिला के 101 लोग उपस्थित हैं और वो बिल लेके आया गया लोकसभा के अंतर्गत और उस बिल पर 50 लोगों ने उसके समर्थन में वोट किया, 50 लोगों ने उसके अपोजिट में वोट किया, तो क्या हो गया? वोटिंग बराबर हो गई। अब उस कंडीशन में जो अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि जिस समय इसके खिलाफ प्रस्ताव चल रहा होगा, इसको इसके पद से हटाने के लिए जब रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा होगा, तो उस समय ये पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य नहीं करेगा और निर्णायक मत भी नहीं देगा, परंतु सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन सदन की कार्यवाही में ही क्या करेगा, भाग ले सकता है, भाग तो लेगा लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। चलिए ये तो हो गई बात लोकसभा अध्यक्ष को इसके पद से हटाने की, इसके रिमूवल की। अब अगले हम लोग बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। जो स्पीकर है, स्पीकर का कार्य क्या है, वर्ग क्या है, कार्य के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी शक्तियां क्या है, सदन में इसको कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्य की। इसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक कार्य है वो है सदन की कार्यवाही को संचालित करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सदन की कार्यवाही को संचालित करना। दूसरा क्या है, सदन में अनुशासन बनाकर रखना, यानी लोकसभा में अनुशासन बनाकर रखना। एक तो जो उसकी कार्यवाही है उसको संचालित करेगा वो, दूसरा लोकसभा में अनुशासन बना के रखेगा, ठीक है, ताकि लोकसभा की जो कार्यवाहियां हैं, जो भी उसमें जो कार्य होने हैं वो सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। कोई भी जो है वहाँ पे ऐसी चीजें ना हो जिससे व्यवधान पैदा हो, तो इस वजह से अनुशासन बना के रखेगा लोकसभा में। तीसरा हम देखेंगे कि लोकसभा की जो कार्यवाही है उसका एजेंडा फिक्स करता है। लोकसभा की कार्यवाही का एजेंडा फिक्स करता है, ठीक है। मतलब कि एजेंडा फिक्स करना क्या है कि हम जो है कल किस बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जो प्रश्न है वो उठाए जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें कि कौन सा ऐसा मैटर है जिसके बारे में हम लोगों को उस प्रश्न काल के दौरान हमें चर्चा करनी है। ये सारी बातें जो है मतलब अगले दिन का जो एजेंडा है तो वो फिक्स करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ताकि सदन जो है सदन किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि सदन की कार्यवाही का एजेंडा फिक्स करेगा, किस प्रकार से सदन अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अगला, लोकसभा का के रिकॉर्ड को तैयार करना व संशोधित करना। अगला इसका कार्य क्या है, लोकसभा के रिकॉर्ड को तैयार करना एवं संशोधित करना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी भी किसी ने लोकसभा या राज्यसभा चैनल देखा होगा तो देखा होगा नीचे जो कुछ लोग बैठे होते हैं इसे लिखते रहते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर बैठे होते हैं। सदन में जो भी बातें चल रही होती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति सदन के अंदर उपस्थित कुछ भी बोलेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उससे संबंधित चीजें ही बोले। मान के चलिए किसी ने कोई जोक भी सुना दिया, कोई गाली भी दे दी, तो जो स्टेनोग्राफर है उसका काम अपने दिमाग से अपने विवेक के अनुसार लिखना नहीं है। वो क्या है कि सदन में कोई भी वर्ड बोला जाए, ठीक है ना, उस वर्ड को भी वो तुरंत नोट कर लेगा। तो अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी शक्ति क्या है, कार्य क्या है, वो इस रिकॉर्ड को तैयार कराता है और संशोधित कराता है। मान के चलिए कि किसी सदस्य ने किसी व्यक्ति को गाली दे दी, किसी दूसरे सदस्य को गाली दे दी, तो स्टेनोग्राफर तो उस गाली को भी तुरंत लिख देगा। तो अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, तुरंत स्टेनोग्राफर से बोलेगा कि इस बात को गजर से हटा दीजिए, यानी कि जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड से इस गाली को हटा दीजिए। तो वो तुरंत स्टेनोग्राफर में बैठ जाएगा और इस गाली को तुरंत कैंसिल करेगा, मतलब काटेगा उसको, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेगा। तो हम लोग अधिक कभी लोकसभा चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्टेनोग्राफर बैठे लिखते ही रहते हैं लगातार, ठीक। तो उस गाली को भी लिख देंगे जब तक कि स्पीकर ना कहे कि कृपया इस गाली को यहाँ से हटा दीजिए, तो फिर उसको कैंसिल करेंगे। तो अब यानी कि लोग इसके स्पीकर का कार्य क्या है, इस जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक, रिकॉर्ड को तैयार करना और उस रिकॉर्ड को संशोधित करना, उसको मेंटेन करना। एक कार्य और क्या है, दल बदल में कार्यवाही भी कर सकता है। इसका एक और कार्य क्या है, दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है
दल बदल में कार्यवाही करना। कोई अगर लोकसभा का सदस्य अगर इस दल बदल का दोषी पाया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये पावर है कि उसकी सदन से सदस्यता भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति भी है, उसका कार्य भी है कि दल बदल का अगर कोई दोषी अगर सदस्य है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना है। क्लियर है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। चलिए एक कार्य और क्या है कि अगर जो है जैसे लोकसभा में अनुशासन को बनाकर रखने से कारण ना, अगर अनुशासन भंग होता है, यदि अनुशासन भंग होता है तो कार्यवाही करना। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति जो है अनुशासन को भंग करता है ना सदन के अंदर, तो उस व्यक्ति उस सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने का भी अधिकार होता है स्पीकर को। ठीक है, दल बदल में भी कार्रवाई कर सकता है, अनुशासन भंग अगर हो रहा है तो भी कार्रवाई कर सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम बात करेंगे कुछ शक्तियां क्या है इसकी। कार्य हो गया, कार्य के बाद हम लोग देखते हैं शक्तियां क्या है इसकी। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। शक्ति मीन्स पावर। एक तो जो है पावर की बात अगर हम करें तो जो स्पीकर है, स्पीकर की कार्यवाही का मतलब स्पीकर की सदन के भीतर की कार्यवाही का स्पीकर की सदन के भीतर की कार्यवाही का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बात समझिए, मतलब अगर मान लीजिए स्पीकर सदन के भीतर कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई भी कार्यवाही ले रहा है, कोई भी एजेंडा फिक्स कर रहा है, मतलब अपने कार्यों के निर्वहन हेतु वो कोई भी निर्णय ले रहा है, कोई भी अगर कार्य ले रहा है तो उस कार्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। किसी भी न्यायालय में मतलब कोई भी न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी हालत में उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसकी जो कार्रवाई है उसको अनुचित या उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने देखे स्पीकर की जो कार्रवाई है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। स्पीकर के सदन के भीतर कार्रवाई का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, यानी सदन के भीतर अगर सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति हमें दिखता है, सदन के भीतर सबसे अगर शक्तिशाली कोई व्यक्ति दिखता है तो व्यक्ति कौन है? लोकसभा का स्पीकर है। मतलब कि लोकसभा का स्पीकर यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी रेगुलेट कर सकता है सदन के भीतर। ठीक है, प्रधानमंत्री भी अगर कोई वक्तव्य रखना चाहता है, कोई बात रखना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा? लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेगा, कहेगा कि अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब वो परमिशन देगा कि हाँ बताइए आप, तब वो प्रधानमंत्री भी खड़े होकर के और फिर अपनी बात रखेंगे। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है सदन के भीतर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक और शक्ति क्या है। बिल के टाई होने की दशा में वोटिंग करने की भी इसके पास पावर है। मान के चलिए सदन में बिल टाई होने की दशा में कोई बिल लाया गया और बिल पर बराबर बराबर मत पड़ गए और बिल टाई हो गया, तो बिल टाई होने की दशा में निर्णायक मत देगा। इक्वल वोटिंग पड़ गई तो अब जो है अब उसका निर्धारण कौन करेगा? अब क्या करेगा कि जो लोकसभा के स्पीकर है वो अपना निर्णायक मत देगा। ठीक है, सदन में बिल अगर टाई हो जाता है, बराबर बराबर इक्वल वोट पड़ जाते हैं किसी बिल के लिए, कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस प्रस्ताव के समर्थन में भी मान लीजिए उतने ही वोट पड़ गए और जितने उसके अपोजिशन में पड़े हैं, तो अब लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? अपना निर्णायक मत देगा। क्लियर? एक और पावर इसके पास एक पावर क्या है? और लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हम लोग पता मान लीजिए अगर कोई बिल पेश किया जा रहा है, ठीक है, कोई बिल पेश किया जा रहा है और उसको उस पर लोकसभा और राज्यसभा उसको पारित नहीं करे, मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा नहीं पारित कर रही, या फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा नहीं पारित कर रही।
ठीक है, दोनों में क्या है, मतभेद है, वो बिल लटका पड़ा हुआ है, काफी दिनों से अटका हुआ है, पेंडिंग पर है। तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति दोनों ही सदनों की बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति की पावर है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को का आह्वान करे। अब राष्ट्रपति की तो ये पावर है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर लेगा। अब उस जो संयुक्त बैठक है उसकी भी तो किसी व्यक्ति को अध्यक्षता करनी होगी। तो अगर जो है देखा जाए तो जो सभापति है वो तो राज्यसभा का अध्यक्ष है, मतलब राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है, और स्पीकर क्या है, अध्यक्ष, वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है। तो उस कंडीशन में अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस कंडीशन में तो किसी तीसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो अब क्या है, इस समस्या के समाधान हेतु जो स्पीकर है उस स्पीकर को ही लोकसभा की अध्यक्षता की शक्ति दी गई है। यानी अगर संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है लोकसभा और राज्यसभा की राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन इसकी पावर है। अब हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर की। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, इसका अगर हम कार्यकाल की बात कर लें, हमने इसकी टर्म की बात नहीं की है, अगर इसके हम लोग कार्यकाल की बात कर लें, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है। सीधी सी बात है कि जब नई लोकसभा चुनी जाएगी उसी के कुछ दिनों के बाद ये लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेगा, तो इसका कार्यकाल कितना होगा। देखिए कार्यकाल, एक तो इसका पहली बात कार्यकाल स्थायी नहीं है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि 5 साल से पहले कोई हटा नहीं सकता, मान के चलिए सरकार ही गिर गई, ठीक, सरकार ही गिर जाए, इसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाए, इस्तीफा दे दे, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये कोई कंडीशन नहीं लगती है, इसका बिना अवरोध किसका कार्यकाल चलता रहता है, तब अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम हो सकता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक के एक दिन पहले तक। ठीक है, इसका अधिकतम कार्यकाल की अगर बात करें, ठीक है, अगर अधिकतम कार्यकाल की बात करते हैं तो कितना हो गया, नई लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पहले तक। जब भी मतलब ये तब तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक कि जो नई लोकसभा चुन ली गई है वो जिस दिन अब उसकी पहली बैठक होनी है तो उसके जस्ट एक दिन पहले तक वो उस कुर्सी पर बैठा रहेगा। और मान के चलिए कल नई एक लोकसभा चुन ली गई, सरकार का गठन मतलब ये हो गया कि एक पार्टी बहुमत में आ गई। अब कल वो पार्टी क्या करेगी, कल उस पार्टी को अपनी पहली बैठक करनी है। ठीक है, सरकार को अपनी पहली बैठक, ये लोकसभा को पूरी अपनी पहली बैठक करनी है लोकसभा को। तो अब उस पहली बैठक के एक दिन पहले तक लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर आसीन रहेगा और एक दिन पहले वो अपने पद को खाली करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के क्या कार्य हैं। उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर मीन्स उपाध्यक्ष। तो देखिए जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी वजह से अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है, अध्यक्ष का पद किसी वजह से खाली हो जा रहा है, तो जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी कि इसका कार्य क्या है, स्पीकर की अनुपस्थिति की दशा में स्पीकर के कार्यों का निर्वहन करेगा। इसका चुनाव कैसे होगा, वही लोकसभा के सभी सदस्य अपने भीतर ही मतलब अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। हटाया कैसे जाएगा, वैसे ही एक प्रस्ताव साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, सभी सदस्य मिलकर के साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें, बस उपाध्यक्ष को उसके पास हटा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष को अगर अपने पास से इस्तीफा देना है तो किसको इस्तीफा देगा, अध्यक्ष को इस्तीफा देगा। उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ किससे लेगा, तो भैया प्रोटेम स्पीकर से, क्योंकि ना तो अध्यक्ष पद की कोई अलग से शपथ होती ना ही उपाध्यक्ष पद की अलग से शपथ होती। ये दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेते हैं और उस कंडीशन में जो प्रोटेम स्पीकर था वही इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, तो कार्यकाल इसका क्या होगा, सेम वही कार्यकाल होगा, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के एक दिन पहले तक। ठीक, शक्तियां क्या है इसकी, ऐसा तो इसकी कोई भी शक्ति नहीं है, एक साधारण सदस्य के रूप में ये भी बैठा रहेगा उन्हीं के बीच में। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो गया या उसकी डेथ हो गई अचानक से,
तो जो उपाध्यक्ष है उसके पास आकस्मिक पावर आ जाएगी, तुरंत क्या होगा, तुरंत उठेगा और अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा। और अब उसके पास सारी पावर किसकी आ गई, लोकसभा अध्यक्ष की आ गई, वो सारे वही कार्य करेगा, उसको सभी वेतन और भत्ते वही मिलेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष को मिलते थे। ठीक, तो हमने देखेंगे कि और इसके कोई कार्य है नहीं, सारी चीजें सेम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 80 में दोस्तों राज्यसभा का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। चलिए आर्टिकल 80 में दोस्तों राज्यसभा का जिक्र किया गया है और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में। कौन होगा राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या सभापति। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 89 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 89 में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 89 में बताया गया है कि राज्यसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा जो कि सदन का संचालन करेगा। ठीक है, तो राज्यसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसको सभापति बोला जाएगा, सभापति बोला जाएगा। और जो सभापति है ये क्या है, ये क्या करेगा, ये वही सारे कार्य करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि ये भी राज्यसभा का यानी सदन का संचालन करेगा, सदन के अंदर अनुशासन बनाएगा, सदन का की कार्यवाहियों को नियंत्रित करेगा, उसका एजेंडा फिक्स करेगा। ठीक है, चलिए दल बदल के अगर कार्यवाही होनी है राज्यसभा के भीतर तो कौन करेगा, सभापति करेगा। अब हम देखेंगे कि जो सभापति है, ठीक है ना, चेयरमैन, ये सभापति होता कौन है, सभापति के बारे में हम देखेंगे 89 में तो जिक्र किया गया है कि एक सभापति होगा जो कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होगा। अब इस सभापति का इलेक्शन क्या होता है, कौन इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो देखिए दोस्तों सभापति का कोई भी अलग से चुनाव नहीं होता। पहली बात तो समझिए, जो सभापति है राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है इसका कोई भी अलग से चुनाव नहीं होता। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होता है। ठीक है ना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है यही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है ना, यही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो हम देखेंगे कि सभापति के लिए कोई अलग से कोई भी प्रक्रिया नहीं है इलेक्शन की। जो उपराष्ट्रपति है वो अपने आप से, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वयं से राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्या जो राष्ट्रपति है तो इसको सैलरी वगैरह किस चीज की मिलेगी। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी तरीके की सैलरी, किसी भी तरीके की वेतन भत्तों का जिक्र नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन वगैरह मिलेगा वो जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को या ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को सभी वेतन एवं भत्ते किसके लिए मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेंगे, के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन भत्ते नहीं है, वो उसके जो भी वेतन और भत्ते हैं वो राज्यसभा के सभापति के पद के लिए हैं। ठीक, इसी तरीके से कहा गया है कि राज्यसभा में एक पीठासीन अधिकारी होगा। देखिए क्या कहा गया है कि राज्यसभा में एक तो पीठासीन अधिकारी होगा, एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा सभापति। कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्यसभा में एक सभापति होगा
जो कि उपराष्ट्रपति ही एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होगा उसका, चेयरमैन, और एक जो है क्या होगा, एक उपसभापति होगा। ठीक, क्या कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कि एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा तथा 10 मेंबर की एक कमेटी होगी, 10 मेंबर की एक कमेटी होगी। ठीक है, अब देखिए जिस समय सभापति अनुपस्थित है, सभापति अवेलेबल है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, तो उस समय जो उप सभापति है यही सभापति के पद पर कार्य करेगा, यही क्या करेगा, यही सभापति के कार्यों का निर्वहन करेगा। अब अगर मान के चलिए सभापति उप सभापति दोनों नहीं है, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति सदन के किसी भी एक सदस्य को इसके पद पर आसीन कर देगा। और साधारणतः क्या होता है, इन्हीं 10 मेंबर की कमेटी में से किसी एक व्यक्ति को इस पद पर आसीन कर दिया जाता है, इस सभापति के रूप में आसीन कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो सभापति के कार्य हो गए। ठीक, अलग से ना ही उसका अलग से कोई इलेक्शन होता। इसका जो है टर्म कितना होगा, तो देखिए अधिकतम हम लोगों ने टर्म की बात की, वही जो टर्म जो होगा, तो टर्म क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जो भी उसका टर्म है, मान के चलिए उसका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से अब चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना, तो अगर इसकी हम बात करें कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा देखिए क्या ऐसा है, क्या जरूरी, ऐसा जरूरी है नहीं कि जो उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा तो आवश्यक है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये कोई एक सदस्य नहीं होता, ये जो उपराष्ट्रपति है ये क्या है, एक्स ऑफिशियो पर्सन होता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सदस्य अपने आप हो जाएगा। इसके बारे में और ज्यादा जब हम लोग दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, तब हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग अपना वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी बहुत छोटे में मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकता कि इसका इलेक्टोरल कोलाज कौन होगा, वो सारी बातें हम लोग तब करेंगे जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अलग से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इतना याद रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, एक उप सभापति होता है, बस। ठीक है, सभी कार्यों का संचालन सभापति के द्वारा ही किया जाएगा। राज्यसभा के सभी जो कार्य हैं उनका संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा या सभापति के द्वारा ही किया जाएगा। सभापति जब उपस्थित है नहीं तो उप सभापति इसके कार्यों का संचालन करेगा। ठीक, अब इसके बारे में जो हम और डिटेल से बात करेंगे वो करेंगे जब वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने अपने राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में बात कर लिया। अगला जो हम लोग कल जो हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो शायद हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक भाग है, तो कल हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करें। ठीक, चलिए थैंक यू दोस्तों।